मैं ज्योति सिंह गौर। आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का पाठ 3 समझेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हम सरकारी बजट क्या होता है, जिसमें हमने क्या समझा था, राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट की अवधारणा हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हमने बजट के उद्देश्य समझा था। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो समझने में आपको परेशानी आएगी और आप तभी सभी बिंदुओं को एक दूसरे से संबंधित कर पाएंगे। आज हम बिंदु 5.2 संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट समझेंगे, जिसमें हम संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट की अवधारणा को आज हम समझेंगे। अभी तक आप बजट क्या होता है वो आप समझ चुके हैं। बजट बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है या बजट के मुख्य अंग क्या हैं। बजट के लिए हमने देखा था कि अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसके बिना हम बजट का निर्माण नहीं कर सकते। मैं आपको इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि बजट में हम आय शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते। आय और प्राप्तियां क्या एक ही शब्द हैं या दोनों के अर्थ क्या एक समान हैं? तो दोनों के अर्थ एक समान नहीं है। आय और प्राप्तियों में थोड़ा सा अंतर है। आय क्या होती है? आय में हम कुछ भी काम या नौकरी करके जो पैसा कमाते हैं वो क्या होती है हमारी आय। जैसे मेरी नौकरी से मान लो मुझे 10,000 रुपए की आय प्राप्त होती है, परंतु मेरी प्राप्तियां 11,000 रुपए हैं। अब आप ये कहेंगे कि 11,000 प्राप्तियां कैसे हुई? ये 1,000 रुपए जो अतिरिक्त है, मुझे त्योहार पर खर्च करने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो 1,000 रुपए मैंने बैंक से उधार ले लिए या लोन ले लिया। इस प्रकार मेरी आय तो 10,000 होगी, परंतु मेरी प्राप्तियां कितनी हो गई? 11,000। इस प्रकार से आय तो मेरी हुई यहाँ पर केवल 10,000, परंतु ये मेरी आय नहीं है, ये मेरा उधार है। इसको मुझे वापस चुकाना पड़ेगा। तो आय मेरी 10,000 है, परंतु जो मेरी प्राप्तियां हैं वो क्या है? 11,000 रुपए है। इसी प्रकार यदि सरकार की प्राप्तियों में सरकार की आय मान लो 10,000 रुपए है, इस प्रकार, परंतु ये जो प्राप्तियां हैं सरकार की वो कितनी है? 12,000। अब ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सरकार की जो प्राप्तियां हैं, सरकार की कुल आय है मान लो कितनी है? 10,000 रुपए। सरकार की सार्वजनिक उधारी मतलब जो विभिन्न स्रोतों से है, बैंक से है, विदेशों से है या देश के किसी संस्था से है, ये जो उधारी है वो कितनी है? 1,000 रुपए है। और ये जो 1,000 रुपए सरकार को प्राप्त हो रहा है वो अन्य देवताओं से। मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है जीपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ, क्योंकि मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहती थी, क्योंकि ये भी सरकार की प्राप्तियां तो है परंतु सरकार की आय नहीं है। इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। जीपीएफ क्या होता है? जीपीएफ मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। इसमें केवल सरकारी कर्मचारी का योगदान होता है। सभी सरकारी कर्मचारी के वेतन से लगभग अभी की स्थिति में 8.3% जो है वेतन सरकार काट लेती है उसके वेतन से, सरकारी कर्मचारी के वेतन से, जिसे कर्मचारी कुछ समय के बाद उससे पैसे ले सकता है और यदि वो पैसे नहीं लेता तो उसे पूरा पैसा रिटायरमेंट के समय में प्राप्त हो जाता है। परंतु ये जो जीपीएफ का पैसा है ये सरकार के पास सुरक्षित रहता है, तो सरकार की क्या होगी? वो प्राप्तियां होगी और इसका उपयोग सरकार करती है। इसी प्रकार से एक और फंड होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कोई भी व्यक्ति ऐच्छिक रूप से, कोई भी व्यक्ति, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पीपीएफ खुलवा सकता है और प्रतिवर्ष 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकता है। और तीसरा होता है ईपीएफ। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड।
यह संगठित व असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का पैसा जमा होता है। यानी इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के जो कर्मचारी होते हैं उनका पैसा ईपीएफ में जमा होता है। ईपीएफ क्या होता है? जैसे मेरी तनख्वाह से मान लो मैंने 100 रुपए ईपीएफ का कटा। यदि मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो मैंने अपनी तरफ से 100 रुपए कटवाया है और सरकार भी मेरे खाते पे कितने रुपए डालेगी? 100 रुपए। इस तरह से टोटल 200 रुपए मेरे खाते में जमा होगा। परंतु ये जो जमा पैसा है ये सरकार के पास ही रहेगा। मैं कुछ समय के बाद जब मुझे ज़रूरत है या मेरे रिटायरमेंट के समय में ये पैसा मुझे प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जो जीपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ जो अन्य देयता हैं ये सरकार के पास ये पैसे भी सरकार को आय के रूप में, प्राप्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं जिसका उपयोग सरकार अपने खर्च के लिए करती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्पष्ट अंतर कर पा रहे होंगे कि आय क्या होता है और प्राप्तियां क्या होती हैं। आय का मतलब है मेरे द्वारा मेहनत से कमाया गया पैसा और प्राप्तियों का मतलब है मेहनत का पैसा प्लस जो हमने इधर उधर से इंतजाम किया है पैसा, वो हमारा अपना पैसा नहीं है, वो भविष्य में हमको वापस भी करना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है? प्राप्तियां। अब हम अपने जो टॉपिक है आज का टॉपिक उस पर आते हैं। यदि बजट में अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय आपस में यदि बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संतुलित बजट। ये तो बहुत आसान है, संतुलित दिख ही रहा है कि हमारी प्राप्तियां भी 100 करोड़ है और व्यय भी कितना है हमारा? 100 करोड़। तो इस तरह से ये जो बजट होगा ये क्या कहलाएगा? संतुलित बजट। जब प्राप्तियां किसके बराबर हो? व्यय के बराबर हो, तो ये कहलाएगा हमारा संतुलित बजट। जब बजट में अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर नहीं हैं, इसे हम कहेंगे असंतुलित बजट। यहाँ दिया है देखो आप, 100 करोड़ प्राप्तियां हैं और व्यय कितना है? 80 करोड़। यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित बजट। परंतु असंतुलित बजट दो प्रकार का हो सकता है। कैसे दो प्रकार का हो सकता है? देखिए, जब सरकार की प्राप्तियां अधिक हों, यानी आय, यहाँ ये जो प्राप्तियां हैं ये अधिक है और व्यय कैसा दिया है? कम दिया है, इसे हम क्या कहेंगे? आधिक्य का बजट। आधिक्य का क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारा खर्चा कम है, आमदनी अधिक है, हमारे पास पैसा अधिक है और खर्च कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आधिक्य का बजट। या इसे हम बचत का बजट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास बचत अधिक होती है। और दूसरा बजट कैसा होता है? असंतुलित बजट। जब अनुमानित प्राप्तियां व्यय से कम होती हैं, यानी यहाँ हमारा खर्चा ज्यादा है और प्राप्तियां कम हैं, इसे हम क्या कहेंगे? घाटे का बजट। बहुत ही आसान है, आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। घाटे का बजट कब है? जब हमारा खर्चा ज्यादा है और प्राप्तियां कम है, इसे हम क्या कहेंगे? घाटे का बजट। अब हम दोनों को एक साथ, हम यदि दोनों को बजट को एक साथ समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। पहला था हमारा बचत का बजट या आधिक्य का बजट। जब हमारी प्राप्ति अधिक है और व्यय कम है। जब बजट में अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय से अधिक होती है, इसे हम आधिक्य का बजट कहते हैं। जब प्राप्तियां ज्यादा हैं और व्यय कम है। दूसरा हमने क्या देखा था? घाटे का बजट। घाटे का बजट में हमने क्या देखा था? खर्चा अधिक है हमारा और प्राप्तियां कम है। जब बजट में अनुमानित व्यय अनुमानित प्राप्तियों से अधिक दिखाया जाता है, तो उस बजट को हम घाटे का बजट कहते हैं। तो आप दोनों से स्पष्ट समझ पा रहे? अधिक मतलब यहाँ हमारा बचत हो रही है, खर्चा कम हो रहा है, और यहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? घाटे का बजट। अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय के संतुलन के आधार पर हमने अभी 3 प्रकार के बजट देखे, जिसमें सबसे पहला था हमारा संतुलित बजट। जब अनुमानित प्राप्ति और व्यय कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, 100 करोड़ बराबर 100 करोड़। दूसरा था हमने देखा था असंतुलित बजट में आधिक्य का बजट। जब हमारी प्राप्तियां अधिक हैं और व्यय कम है,
ये क्या था हमारा आधिक्य का बजट। और अंत में हमने देखा था घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या देखा था कि यहाँ हमारा व्यय अधिक है और प्राप्तियां हमारी कम है। ये दोनों क्या है हमारे असंतुलित बजट। ये क्या है असंतुलित बजट। संतुलित जहां पर दोनों प्राप्तियां और व्यय आपस में बराबर है। अब आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि सरकार ऐसा घाटे का बजट क्यों बनाती है, या घाटे का बजट बनाने की आवश्यकता क्या है। हमको तो केवल उतना खर्च करना चाहिए कि जितनी हमारी आमदनी है। क्या हमको आमदनी से अधिक खर्च करना चाहिए? यदि हम अपना व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमको तो उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी आमदनी है। परंतु यदि हम किसी देश की बात करें, किसी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अब घाटे का बजट अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है अच्छा? या घाटे का बजट आवश्यकता है। घाटे के बजट के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकती। क्यों ऐसा होता है? इसके लिए हम थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। यदि हम ये देख लें कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, योजनाएं हैं, ये सभी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। सरकारी स्कूल आपने देखा होगा, सरकारी अस्पताल देखा है हमने, रेलवे है, रेलवे पे कितना अधिक सरकार खर्च करती है। उसको टिकट का उतना पैसा थोड़ी ना मिलता है जितना रेलवे का सरकार का खर्च होता है। कोर्ट हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस कार्यालय खुले हुए हैं, और देश की सुरक्षा पर सरकार कितना खर्च कर रही है। ये सभी संस्थान से सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता, या प्राप्त होता भी है तो बहुत कम राजस्व प्राप्त होता है। परंतु सामाजिक कल्याण के लिए सरकार को ये सभी काम करना पड़ता है। वो इस पर कटौती नहीं कर सकती। इसी प्रकार उद्योग को चलाने के लिए लोन देती है, सब्सिडी देती है, या कभी-कभी कर्ज भी माफ कर देती है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितना ज्यादा सरकार योजनाएं चलाती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि मध्याह्न भोजन है। आखिर सरकार का इसमें क्या फायदा है? परंतु फिर भी सरकार को मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चलाना पड़ता है। सरकार को कितना अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है इन चीजों में। आपने देखा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनकी अनेक योजनाएं चलती हैं। जैसे ये उज्ज्वला योजना है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर या शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त में बांट रही है। मनरेगा कार्यक्रम है, इसमें रोजगार अलग अलग योजनाओं से सरकार दे रही है। आधारित संरचना का विकास, रोड सड़क का विकास कर रही है। तो मैंने इस तरह से जो महत्वपूर्ण काम है इनके उदाहरण इसलिए बताए ताकि आप ये समझ सकें कि ये सारे काम महत्वपूर्ण हैं और इनसे कोई सरकार को प्राप्तियां नहीं होती और खर्च अधिक होता है। जब खर्च अधिक होगा तो बजट कैसा बनेगा सरकार का? घाटे का बजट बनेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में घाटे का बजट क्यों बनता है, क्योंकि सरकार इन सभी खर्चों पर कोई कटौती नहीं कर सकती। हमारे देश में घाटे का बजट ही बनता है, इसलिए मैं इसको और अधिक, हम जो मुख्यतः पढ़ेंगे वो घाटे का बजट पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने एक उदाहरण ले लिया है। अनुमानित प्राप्तियां मान लो हमारी 1 लाख है और व्यय कितना है, 1,20,000। तो हमारा घाटे का बजट कितने का बन गया? 20,000 रुपए का। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये 20,000 कहाँ से आएंगे, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? तो 20,000 कहाँ से आएंगे? एक तो सरकार कर भी बढ़ा सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है। सरकार बाजार से या बैंक से ऋण ले सकती है। विदेशी बाजार या विदेशी बैंकों से भी ऋण ले सकती है। विदेशी विश्व बैंक है, जैसे IMF है, वहां से उधार ले सकती है। तीसरा, पैसा कहाँ से आ सकता है गवर्नमेंट को अपना घाटा पूरा करने के लिए? विनिवेश कर सकती है। विनिवेश में सरकार अपनी परिसंपत्तियां बेचकर भी पैसा इकट्ठा करती है। और चौथा है हमारा घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था को मैंने लाल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये अंतिम लास्ट ऑप्शन है। क्यों है लास्ट ऑप्शन? मैं आपको बता रही हूँ। घाटे का वित्त व्यवस्था में क्या होता है, गवर्नमेंट नए नोट छापती है और नए नोट छापकर घाटे को पूरा करती है। तो आपको तो लगेगा कि क्या क्या परेशानी है इसमें, बढ़िया नोट नए छापो और अपनी कमी को पूरा करो, खर्चे चलाओ।
परंतु नए नोट छापने में ये परेशानी है कि पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा की मात्रा यदि अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी तो हम मांग को बढ़ा देते हैं, और हम मांग को बढ़ा देंगे, ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीदने लगेंगे, तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार सरकार का जब उपरोक्त 3 उपाय से पैसा इकट्ठा, ये जो 3 ऊपर के उपाय हैं, मुख्य ये उपाय हैं, इनसे यदि पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, तब अंतिम विकल्प के रूप में घाटे की वित्त व्यवस्था के माध्यम से सरकार अपने घाटे को के बजट को पूरा करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था समझने से पहले मैं थोड़ा पुराना याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम जो बजट पढ़ेंगे उसमें यही, यदि ये आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप फटाफट समझ लेंगे, तुरंत समझ लेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा था? राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय पढ़ा था। प्राप्तियों में देखा था कर राजस्व, गैर कर राजस्व, यानी सरकार को यहाँ यहाँ से आय प्राप्त होती थी, प्राप्तियां थी। पूंजीगत प्राप्तियां कर्ज था, विनिवेश था और अन्य प्राप्तियां थी। और राजस्व व्यय में योजनागत और गैर योजनागत, इसी प्रकार पूंजीगत व्यय। तो इस तरह से हमने 4 चीजें मुख्यतः पढ़ी थी, राजस्व और पूंजीगत। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। इन्हीं चारों के माध्यम से हम घाटे के बजट को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। बिंदु 5.2.1 सरकारी घाटे की माप। घाटे का बजट या बजटी घाटा जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा और तीसरा है हमारा प्राथमिक घाटा। हम इसलिए इसे विस्तार से पढ़ते हैं क्योंकि हमारे देश में केवल घाटे का बजट ही बनता है वर्तमान परिस्थिति में। सबसे पहला है हमारा राजस्व घाटा। जब सरकार का कुल राजस्व व्यय से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटा देते हैं तो हमको राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। राजस्व घाटा यदि प्राप्त करना है तो जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। तालिका से समझ लीजिए। तालिका में जब हम राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्तियों को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा से हमको क्या पता चलता है? राजस्व घाटा से अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम का पता चलता है। ये पता चलता है कि हम अपना खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब हमारी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया वाली कहावत है। मतलब साफ है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कि हमारी आमदनी कम है और हम खर्च अधिक कर रहे हैं। राजस्व घाटा का प्रभाव क्या क्या पड़ता है? जब सरकार का व्यय अधिक होगा प्राप्तियों से, तब सरकार को अपने उपभोग के लिए ऋण लेना पड़ेगा। यदि हमारे जो खर्च है, व्यय है, वो अधिक है और प्राप्ति कम है, तो हम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? ऋण से करेंगे। तो ऋण का बोझ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। राजस्व व्यय में कमी नहीं की जा सकती। आपने भी देखा था कि हम राजस्व व्यय में कोई कमी नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्व व्यय में जो खर्चे होते हैं वो आवश्यक खर्चे होते हैं। जैसे वेतन है, पेंशन है, छात्रवृत्ति है, शिक्षा पर खर्च है, स्वास्थ्य पर खर्च है, सरकारी योजनाओं पर खर्च है। तो ये खर्चों को हम कम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो राजस्व घाटा है, इससे ऋणों का बोझ बढ़ता जाता है। यदि राजस्व व्यय में कमी कर दिया हमने, तो कल्याण की जितनी योजनाएं हैं और विकास है, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए राजस्व घाटा या राजस्व व्यय को हम कम नहीं कर सकते। ऋण में वृद्धि होने से भावी देनदारी में वृद्धि करता है। अब आप ऋण लोगे तो आपको भविष्य में इसको चुकाना तो पड़ेगा ना, इसका ब्याज चुकाना पड़ेगा। आपने बैंक से लिया, विदेश से लिया, कहीं से भी ऋण लिया है, तो ये आपकी देनदारी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। यह सरकार के अनावश्यक व्यय की जानकारी देता है। राजस्व व्यय यह बताता है कि सरकार कितना खर्च कर रही है।
या कितना अतिरिक्त खर्च हो रहा है। तो इस तरह से राजस्व घाटा सरकार के लिए अच्छा नहीं होता, परंतु कल्याण और विकास के लिए हम इस पे कटौती भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से राजस्व घाटे का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। दूसरा है हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्यय, यानी ये जो कुल व्यय से हम कुल प्राप्तियों को घटा दें, लेकिन ये कुल प्राप्तियों में क्या छोड़ना है, हमको उधार को छोड़ना है। हमने देखा था कुल व्यय कौन कौन से व्यय थे हमारे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। व्यय कौन से थे, दो व्यय हैं। यदि ये कुल व्यय और कुल प्राप्तियां कौन कौन सी थी हमारी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, जिसमें हम किसको छोड़ देंगे, उधार को छोड़ देंगे। उधार को हम क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि उधार कोई आय नहीं हो सकती। आपकी आय कम हो और आप बैंक से ऋण लेकर आओ और अपना खर्च करो, तो क्या वह आपकी आय होगी, नहीं, वो हमको ऋण है और हमको भविष्य में उसको चुकाना पड़ेगा। तो यदि सरकार की बात करें तो सरकार जो उधार लेती है वह सरकार की आय नहीं होती, इसीलिए हम उसे उधार को यहाँ पर नहीं जोड़ते। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था, पहला सूत्र था। राजकोषीय घाटे के हम 3 सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ तालिका से भी हम समझ लेते हैं। कुल व्यय से कुल प्राप्तियों को हम क्या करें, घटा दें, परंतु किसको हमको छोड़ देना है, कर्ज को छोड़ देना है, ये इसको हमें शामिल नहीं करना। परंतु यदि हम पूरे व्यय से पूरी प्राप्तियों को घटा देंगे तो हमको राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये प्राप्तियों में हम सरकार द्वारा लिया गया ऋण है, इसको शामिल नहीं करेंगे। दूसरा जो सूत्र है वो हम ये कह सकते हैं, राजकोषीय घाटा बराबर उधार होता है। शुद्ध भाषा यही है कि राजकोषीय घाटा किसके बराबर होती है, उधार के बराबर होती है। राजकोषीय घाटा यह बताता है कि लोन कितना लेना है। राजकोषीय घाटा की पूर्ति ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाता है। राजकोषीय घाटा से सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है कि सरकार को आखिर में आवश्यकता कितनी है। ये जो हम दूसरा सूत्र है, दूसरे सूत्र में हम क्या क्या जोड़ देंगे, निवल घरेलू ऋण ग्रहण, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण और विदेशों से ऋण ग्रहण। यानी जो उधारी है, जो ऋण है, वो हम 3 जगह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो अपने देश की जनता से घरेलू ऋण, बैंक से और विदेशों से। यदि हम ये सबको जोड़ देंगे, जितना ऋण है इन सबको जोड़ देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, राजकोषीय घाटा। अभी हमने ये उदाहरण लिया था, हम से समझ ले रहे हैं कि यदि हमारी प्राप्तियां कितनी है, 1000 करोड़ है मान लो, और खर्च हमारा 1000 करोड़ है और प्राप्ति कितनी है, 800 है, तो हमारे पास कितने रुपए और हमको चाहिए, 200 करोड़ रुपए। हम खर्च कितना कर रहे हैं, 1000, और हमारी प्राप्ति है 800, तो हम ये 200 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। ये 200 करोड़ जो हमको प्राप्त होगा, ये सभी कहाँ से होगा, ऋण से प्राप्त होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, उधार के बराबर होता है। हम ये भी कहते हैं कि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो ऋण भी बढ़ेगा, उधार भी बढ़ेगा। इसीलिए राजकोषीय घाटा किसी भी देश का जानना बहुत आवश्यक है। वो उस देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बता देता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। राजकोषीय घाटे का ये तीसरा सूत्र है। राजस्व घाटा में हम क्या जोड़ देंगे, पूंजीगत व्यय को जोड़ देंगे और पूंजीगत प्राप्तियां किसको छोड़कर, उधार को छोड़कर, इसको घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। ये तीनों सूत्र आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इन सूत्र का उपयोग आप गणित में करेंगे। न्यूमेरिकल इस पाठ के जो होंगे उसमें इन सूत्रों का उपयोग होगा। मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये सूत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटा को पूरा करने ऋण लिया जाता है, जिससे भावी पीढ़ी के लिए ऋण बढ़ता जाता है। ये तो आप भी समझ लिए होंगे कि यदि हम ऋण लेते जाएंगे तो
इस ऋण का भुगतान कौन करेगा? आने वाली पीढ़ियां करेंगी। तो क्या वो अच्छा होगा हमारे देश के लिए? नहीं होगा। अब दूसरी बात है, जब हम ऋण ले लेके हमारे देश में मुद्रा की मात्रा क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमारे देश में मुद्रा की मात्रा बहुत बढ़ गई। तो एक ये आय का प्रभाव होता है। आय का प्रभाव में क्या होता है कि जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो हम वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा देते हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। तो जैसे एक उदाहरण ही ले लो, यदि आपको 200 रुपए अभी तक मिलते थे, जेब खर्च के पॉकेट मनी के आपको 200 रुपए मिलते थे। यदि सभी बच्चों का पॉकेट मनी बढ़ जाए, पापा खुश हो जाए और इस महीने से आपको 300 रुपए देने लगे, अब आप बताओ कि आप सभी बच्चे खर्च को क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। अभी 200 रुपए में आपका काम चल रहा था, आप कम चीजों पे खुश थे। अब आप 300 रुपए खर्च करने लगोगे, अनाप शनाप चीजें खरीदने लगोगे और हर बच्चा खरीदने लगेगा तो वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। यही होता है मुद्रास्फीति का बढ़ना। जो मुद्रा के बढ़ने पर जो महंगाई है वो बढ़ती जाती है। एक बात और है राजकोषीय घाटे से, जिस देश का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक होता है तो विदेशी कंपनी हमारे देश में निवेश नहीं करती। वो ये देख के निवेश करती हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि हमारा घाटा अधिक है तो विदेशी निवेश हमारे देश में नहीं होगा, और जब हमारा देश में विदेशी निवेश नहीं होगा तो सकल घरेलू उत्पाद भी धीरे धीरे, जीडीपी भी क्या होती जाएगी? हमारे देश की कम होती जाएगी। अब आप समझते हैं, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जीडीपी क्या होता है। अब जीडीपी कम होगा तो रोजगार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरह से राजकोषीय घाटे से हमारे फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। यदि एक देश के विकास और प्रगति को कम करता है, ये देश के विकास और प्रगति को कम करता है। कैसे करता है वो अभी मैंने आपको बताया। जब आपका उत्पादन ही नहीं होगा, रोजगार ही नहीं रहेगा, तो क्या हमारे देश का विकास होगा? नहीं होगा। इस प्रकार से राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है। हम किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का यदि हमें पता करना है तो हमें क्या देखना पड़ता है? राजकोषीय घाटा। अंतिम है हमारा प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा में से हम ब्याज का भुगतान को हम यदि घटा दें तो जो प्राप्त होता है वो होता हमारा प्राथमिक घाटा। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता थी? इसकी इस उदाहरण से समझ लो क्या आवश्यकता थी। अभी हमने देखा था पिछले उदाहरण में कि 1000 रुपए हमारा खर्च था और प्राप्तियां कितनी थी? 800 थी। तो घाटा कितना था? 200 करोड़। राजकोषीय घाटा कितना था? 200 करोड़। अब ये जो 200 करोड़ प्राप्त हुए हैं, ये कहां से प्राप्त हुए हैं? उधार से प्राप्त हुए हैं, ऋण से प्राप्त हुए हैं। अब जब हम ऋण लेंगे तो क्या हमको इसका ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हमको पूरे पैसे के का ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारे देश की जो मुख्य समस्या है वो राजकोषीय घाटा नहीं है, बल्कि हमारे देश की जो मुख्य समस्या है वो है ब्याज का भुगतान। हमारा राजकोषीय घाटा उतना अधिक नहीं है जितना हमको ब्याज का भुगतान के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है। हमको तो ब्याज के भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। तो यदि हमको ये पता करना है कि हमारे देश को कितना ब्याज का भुगतान करना है और वास्तविक घाटा हमारा कितना है, तो ये हम प्राथमिक घाटे से पता कर सकते हैं। प्राथमिक घाटे से क्या-क्या हमको पता चलता है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये यदि हमारी मौद्रिक नीति ऐसी होंगी तो भावी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? उन पर कर्ज का बोझ, ऋण का बोझ और ब्याज का बोझ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सरकार पुराने ऋण के ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने मजबूर हो जाती है कि हमारा पुराना कर्जा इतना अधिक है कि वो उस ब्याज को चुकाने के लिए हमको ऋण लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो
प्राथमिक घाटा है वो हमारे देश की मुख्य समस्या है। ब्याज अदायगी और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की उधार की जरूरतों को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे से हमको ब्याज का कितना कर्ज चुकाना है इसका हमको पता चलता है। अब हम यदि तीनों प्रकार के घाटे हैं इनका उदाहरण मैंने सूत्र है एक साथ लिख दिया है। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय ऋण कुल राजस्व प्राप्तियां। दूसरा हमने देखा था राजकोषीय घाटे का सूत्र क्या था, कुल व्यय में से हम कुल प्राप्तियां घटा देते हैं और किसको छोड़कर, उधार को छोड़कर। और दूसरा सूत्र क्या था, ऋण ग्रहण यानी उधार, राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, ऋण ग्रहण। और तीसरा हमने देखा है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा मतलब ये जो राजकोषीय घाटा था इसमें से यदि हम ब्याज को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। तो इस तरह से आज आपने जो तीन महत्वपूर्ण ये घाटे पढ़े, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये आपको आपकी पूरी अर्थशास्त्र की पढ़ाई एमए तक उपयोगी है। और एमए पढ़ाई से भी आप निकल जाएं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल जाएं या आप नहीं भी पढ़ेंगे भविष्य में, तब भी आपको अपनी अर्थव्यवस्था, आपके बजट के बारे में पूरा जानकारी तब हो पाएगी जब आप इन चीजों का ज्ञान रखेंगे। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझें, जिससे भविष्य में आप अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे, आप बजट को अच्छे से समझ पाएंगे। और इन चीजों को यदि आप समझने लगेंगे तो आपके घर की, परिवार की जो आपकी सोच है वो एक अलग तरह से डेवलप्ड होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।